ग्रहों के गति के लिए केपलर के नियम। केपलर का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी। और जब आप लोग कक्षा 12 में जाएंगे ये इसके नियम का निगमन होता है, वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि कक्षा 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको केपलर का नियम के बारे में बताएंगे, कैसे वो ग्रहों के बीच कैसे कार्य करते केपलर के नियम, उसके कितने नियम हैं, आपको उसके बारे में बताएंगे। तो बताने के बाद इस वीडियो खत्म हो जाएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। और बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप ही को मिले। चलिए, आपकी हेडिंग है ग्रहों के गति के लिए केपलर के नियम। वो इनके नियम क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। क्या है देखिए, कह रहा है कि ग्रहों के गति के लिए केपलर के नियम। कह रहा है ग्रहों के गति के लिए केपलर के निम्नलिखित 3 नियम है। हमने आपको बताया निम्नलिखित 3 नियम है। आपका पहला नियम क्या है उसके बारे में आप डिस्कस होगा। क्या देखिए, प्रथम नियम। प्रथम नियम किसके लिए है ये देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ता कक्ष में परिक्रमण करता है। परिक्रमण मतलब घूमता है। किस कक्ष में? दीर्घवृत्ता कक्ष में परिक्रमण करता है। कह रहा है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ता कक्ष में क्या करता है? परिक्रमण करता है तथा सूर्य कक्षा के एक फोकस पर स्थित रहता है। क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, बहुत ही नॉर्मल है यार, एक बार जरा सा ध्यान देंगे तो पक्का आएगा। और अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा, लाइक जरूर करके जाइएगा। क्या देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ता कक्ष में क्या करते हैं? परिक्रमण करता है। परिक्रमण करता है तथा सूर्य कक्षा के एक फोकस पर क्या होता है? स्थित रहता है। जो सूर्य होता है एक कक्षा के फोकस पर स्थित रहता है, और उसके दीर्घवृत्ता कक्ष में जो प्रत्येक ग्रह होती हैं वो चक्कर लगाती रहती हैं। क्या देखिए कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ता कक्ष में क्या करता है? परिक्रमण करता है, यानी कि चक्कर, यानी कि घूमता रहता है। दीर्घवृत्ता मतलब वो एक गोलाकार में क्या करते हैं? घूमते रहते हैं तथा सूर्य कक्षा के एक फोकस पर स्थित रहता। मान लीजिए ये देखिए, आपका यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है आपका, और इनके चारों ओर ये ग्रह आपके यहाँ पे हैं, ये ऐसे दीर्घवृत्ता कक्ष में क्या करती हैं? घूमती रहती हैं। जो ग्रह होती है उसके क्या है, वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ता कक्ष में क्या करती हैं? घूमती रहती हैं। क्या करती भैया? घूमती रहती हैं। और सूर्य उसके फोकस पे, यानी कि उसके फेस पर ही क्या रहता है? सूर्य रहता है। सूर्य उसके फोकस पर क्या रहता है? स्थित रहता है। चलिए, ये नियम आपका खत्म होता है यहीं पे। फिर अगला नियम क्या है, इसका केपलर का द्वितीय नियम क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। केपलर के द्वितीय नियम, हमने प्रथम के नियम के बारे में आपको बताया। वहां पे दीर्घवृत्ता है ना, तो अंडाकार होता है जी, गोलाकार हम कह दिए ना, तो वो अंडाकार समझिएगा। इसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे कोई पूछ लेता है वृत्ताकार और गोलाकार, तो आप जब कोई कहेगा वृत्ताकार कैसा, तो आप बताएंगे अंडाकार। अंडा देखे ना, अंडा सफेद होता है, लाल नहीं होता, काला भी नहीं होता, अंडा सफेद होता है। चलिए, अगली हेडिंग आपकी क्या है? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम किसे कहते हैं? क्या है? किसी भी ग्रह के, कह रहा है किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। क्या करती है? कह रहा है किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल क्या करती है? तय करती है। क्या करती है भैया? समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल क्या करती है? तय करती है। चलिए, कह रहा है किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। क्या तय करती है? समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल, यानी कि एरिया, यानी कि क्या? एरिया तय करती है। कौन तय करता है? वो देखिए, काल्पनिक रेखा से मिलाने वाले, क्या है? किसी भी ग्रह को, यानी कि सूर्य से किसी भी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल क्या करती है? तय करती है। समान क्षेत्रफल तय करती है। फिर आपका अगला नियम, तृतीय नियम क्या कह रहा है उसका? कह रहा है किसी ग्रह के परिक्रमण, कह रहा है किसी ग्रह के परिक्रमण काल T, कह रहा है किसी ग्रह के परिक्रमण काल T का वर्ग सूर्य के ग्रह की औसत दूरी R,
का वर्ग सूर्य के ग्रह के औसत दूरी r के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। जो किसी कोई ग्रह है, इसका परिक्रमण काल क्या है? t है। t के वर्ग, कह रहा t का वर्ग सूर्य के ग्रह की औसत दूरी, यानी कि सूर्य से ग्रह की औसत दूरी r के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल r क्यूब होता है। घन मतलब क्या होता है? घन मतलब r का 3 बार गुणा। क्या होता है? r का 3 बार गुणा, यानी कि किसी भी अगर कोई कहता है इसका घन क्या होगा, तो जो संख्या दी रहेगी उसका 3 बार गुणा उसी का घन कहलाता है। तो वही कह रहा है किसी ग्रह के परिक्रमण काल t का वर्ग सूर्य के ग्रह की औसत दूरी r के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल r का क्यूब। आपका यहाँ से प्रोपोर्शनल का मार्क हटेगा कि एक नियतांक आता है जिसे हम k कहते हैं। k का मान कुछ भी आप रख देंगे, 1 रख देंगे तब भी ठीक है, जितना आपको रखना होगा उसका मान जितना रहेगा वो आप निकाल के रख सकते हैं। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल r क्यूब, टी स्क्वायर इक्वल टू k r क्यूब। फिर इसके बाद अगर आप इसके आगे निकालना चाहते हैं तो t बराबर निकाल सकते हैं अंडर रूट k r क्यूब, या फिर एक स्टेप और इसका एक घात निकल जाएगा r अंडर रूट k r, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको इतने पता करना है, इससे ज्यादा पता करना नहीं है। तो आप जानते रहिए कि इतना आगे हो सकता है, यानी कि हो सकता है। अगर कोई पूछ लेगा कि क्या इससे आगे आपका कोई स्टेप जा सकता है, तो आप बताएगा हाँ आगे जाएगा, क्योंकि इसका इधर वर्ग है, इधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि r गुणे r, दो का जुड़ा निकल जाएगा और जुड़ा निकल के बाहर आ जाएगा तो अंडर हो जाएगा k इंटू r, ये आपका अंदर यही बच जाएगा। वही आपका इतना निकल के प्राप्त होगा। आपको कोई अगर पूछेगा कि t बराबर इतना, इसके बराबर इतना है, तो आप कहेंगे जी भैया आपका उसके बराबर इतना है। अभी उसका अंदर गुणा हो जाएगा तो r का 2 बार होने के नाते वो बाहर हो गया है, इसीलिए अभी अंदर कर देंगे, इसका वर्ग इधर, इधर वर्गमूल इधर हो जाएगा, वर्ग इसके बराबर आपका प्राप्त हो जाएगा। चलिए आपकी अगली हेडिंग है प्रोध। प्रोध किसे कहते हैं? कह रहा है किसी वस्तु की सतह, क्या किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बलों को प्रोध कहते हैं। क्या किसी वस्तु, कोई भी वस्तु है जो उसकी सतह के लंबवत बल लगता, मान लीजिए ये वस्तु है, इसकी सतह के जो लंबवत ये बल लग रहा है, इस पे जो बल लग रहा है उसे क्या कहेंगे? प्रोध कहेंगे। प्रोध किसे कहते हैं? किसी वस्तु की सतह पर लगने वाले लंबवत बल को हम प्रोध कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मान लीजिए ये आपकी वस्तु की सतह है, इस पे जो ये मार्कर बल लगा रहा है, इस पे जो लंबवत बल लग रहा है, उसी को हम कहेंगे प्रोध। प्रोध किसे कहेंगे? किसी वस्तु की सतह पर लगने वाले लंबवत बल को हम क्या कहेंगे? प्रोध कहते हैं। फिर क्या कह रहा? दाब। आपकी दाब की हेडिंग हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट है, थोड़ा सा उससे अलग है, डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं डिफरेंट है, यानी कि उससे थोड़ा सा अलग है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है यार, सब इजी है, थोड़ा सा दिमाग कॉन्सेप्ट लगा के याद करोगे सब आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि दाब, कह रहा है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रोध, कह रहा है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रोध को दाब कहते हैं। दाब किसे कहते हैं? दाब क्या होता है? कह रहा है जो एकांक क्षेत्रफल होगा उस पर लगने वाले प्रोध। प्रोध की हमने आपको परिभाषा बताया, किसी वस्तु के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रोध कहते हैं। यानी कि प्रोध जो है एक प्रकार का बल है। वही कह रहा है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रोध को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रोध को दाब कहते हैं। दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है प्रोध बटे में, क्या होता है? प्रोध बटे में क्षेत्रफल, यानी कि F बटे में A। आपका F यहाँ पे क्या है? आपका प्रोध है, प्रोध है, बटे में क्या है? क्षेत्रफल। आपका प्रोध बटे में क्षेत्रफल, जहाँ पे आपका प्रोध क्या है? एक प्रकार का बल है और क्षेत्रफल आपका एरिया है। क्या है? F बटे में A। दाब बराबर होता है F बटे में A, यानी कि बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम दाब कहते हैं। एक परिभाषा आप सूत्र से बना सकते हैं भैया कि बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। चलिए फिर अगली हेडिंग है दाब का मात्रक। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है।
बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। वही कह रहा है दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। इसे पास्कल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे पास्कल भी कहते हैं। एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के, इसे पास्कल भी कहते हैं। एक पास्कल बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए थोड़ा सा आपको आगे थोड़ी सी गुरुत्व जी के सूत्र का वो फार्मूला बता देते हैं आपको। जैसे ऊपर जाने में कैसा होता है, नीचे जाने में कैसा होता है, उसके बारे में आपको हम बता देते हैं क्या है वो। आप चलिए आपको उसके आगे हम बताएंगे आपको गुरुत्व जी के बारे में, क्या उसके मान में जब कैसे परिवर्तन होता है उसका सूत्र क्या होगा, ऊपर जाने पे क्या सूत्र होगा, नीचे जाने पे क्या सूत्र होगा। लेकिन थोड़ा सा देखिए इसके मात्रक में हम थोड़ा सा मिसिंग कर दिए, मीटर की जगह पे एम्पियर कर दिए हैं। वही उसका एक क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर ने तो एम्पियर बोला, यहाँ पे मीटर लिखे हुए। भैया मीटर होता है, एम्पियर नहीं। क्षेत्रफल का मात्रक होता है आपका मीटर स्क्वायर होता है। चलिए आपको आगे इसके आगे पढ़ाते हैं क्या है।